गुड इवनिंग आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में लगातार हम चैप्टर्स लेक्चर्स अपलोड कर रहे थे। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर है, ये डिपेंड रहने वाला है संविधान की अनुसूचियों के ऊपर। इससे पहले हमने संविधान की अनुसूचियों का पार्ट फर्स्ट का वीडियो हमने अपलोड किया था, उसी को आज थोड़ा सा रिविजन करते हुए अपने इसके सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो संविधान की अनुसूचियों के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये किसी न किसी अनुच्छेद से संबंधित होती है, आर्टिकल से संबंधित होती है, लेकिन आर्टिकल की तरह इनमें पावर या शक्ति नहीं होती है। इनका उपयोग जो है वो किसी अधिनियम या किसी एक्ट को बनाने में नहीं किया जाता है, बल्कि क्या होता है, अनुच्छेद जो होते हैं उनमें जो समान चीजें होती है, इक्वल चीजें होती है, उनको हमने एक जगह कर लिया है, तो एक साथ उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जो एक साथ इनको हमने रखा है, इसी को अपने क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। तो मूल संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इन अनुसूचियों की संख्या 8 हुआ करती थी, और बाद में धीरे धीरे करके समय के साथ इनमें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ और अनुसूचियां जो है वो भी जोड़ दी गई थी। तो वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या हमने देखी थी कि ये अनुसूचियां हमारे पास कितनी थी, कुल मिलाकर 12 थी, यानी कि 4 अनुसूचियां और हमारे इसके अंदर क्या हो गई है, प्लस हो गई है। तो कौन सी अनुसूची में किस प्रकार का विषय रखा गया है, या कौन सी अनुसूची किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसमें कौन सी बातें रखी गई है, उनके संबंध में हमने कुछ एक बातें पहले भी मेंशन की थी। दोबारा हम एक बार उनको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली जो अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, यह पहले हमने बता दिया है। वर्तमान में इनकी संख्या हमारे पास कितनी है, 12 है। 12 की संख्या में ये पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो आपको मैंने बताया था, वर्तमान में भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सबके नाम, उनकी सीमाएं और उनके क्षेत्र क्या होंगे, ये सब कुछ वर्णित करती है हमारे पास कौन सी अनुसूची, अनुसूची नंबर 1। भारत के राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं तथा उनके क्षेत्र अनुसूची 1 में एक साथ लिख दिए गए हैं। फिर हमने बात की थी अनुसूची नंबर 2 की। अनुसूची 2 जो है, इसका संबंध किससे है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ एक संवैधानिक पदाधिकारी है हमारे, जो संविधान के अंतर्गत जिन पदों का वर्णन किया गया है या किसी अनुच्छेद में उनको हमने शामिल कर रखा है संवैधानिक पद के रूप में, उनके वेतन भत्ते और पेंशन जो है उनसे संबंधित है। और ये वेतन भत्ते और पेंशन मैंने बताया था संचित निधि से दिए जाएंगे। संचित निधि जो होती है, ये संचित निधि केंद्र सरकार की भी हो सकती है, और ये संचित निधि किसकी है, राज्य सरकार की भी हो सकती है। तो केंद्र की संचित निधि से उन पदाधिकारियों को वेतन दिए जाते हैं जो केंद्र या संघ के अधीन जो पदाधिकारी आते हैं। तो संघ के अधीन आने वाले पदाधिकारियों में हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति का पद, इसके बाद में राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदन होते हैं संसद के हमारे, और इन दोनों सदनों में अगर हम बात करें तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसके बाद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बाद में हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं वो सारे, और प्लस हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान ही एक पद और होता है, कौन सा, सीएजी, कैग। तो इनके वेतन भत्ते पेंशन जो है वो तो कहां से दिए जाते हैं, केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। और राज्यों की संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन राज्यपाल के होते हैं। विधान परिषद का सभापति उपसभापति होता है, उसके वेतन और भत्ते होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके वेतन भत्ते पेंशन। और लास्ट में हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते ये दोनों राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनकी जो पेंशन होती है वो राज्य की संचित निधि से न दी जाकर किससे दी जाती है, केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। तो दूसरी जो अनुसूची है ये वेतन भत्ते और पेंशन से रिलेटेड थी। तो ये बात हमने यहां भी मेंशन कर दी थी कि इनकी पेंशन जो है वो संघ की संचित निधि से यानी कि केंद्र की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी अनुसूची। तो इस तीसरी अनुसूची में कुछ उम्मीदवार और कुछ पदाधिकारी जो है उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में उल्लेख आता है, यानी कि शपथ का प्रारूप कैसा होगा, उनका ड्राफ्ट कैसा होगा, शपथ लेते समय वो कौन सी भाषा बोलेंगे, वो सारी बातें हमने एक अनुसूची में रख दी है, अनुसूची नंबर 3 में। और उसमें कौन से ऐसे उम्मीदवार और कौन से ऐसे पदाधिकारी हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे केंद्र के अंदर बात करें तो जो पार्लियामेंट का सांसद होता है, संसद का जो मेंबर होता है, वो अपने पद का उम्मीदवार यानी कि जब वो अपना निर्वाचन होने के लिए नामांकन प्रस्तुत करता है उस समय शपथ लेता है। फिर सांसद बनने के बाद शपथ लेता है। फिर मंत्री पद के ऊपर शपथ लेता है, तो उसमें भी एक शपथ उसको लेनी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हमने नाम दिया था सीएजी का। तो ये तमाम बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली है, सिर्फ अपने इसका रिवीजन कर रहे हैं एक बार के लिए। तो इनकी शपथ का प्रारूप जो है वो अनुसूची नंबर 3 के अंतर्गत यहां हमें एक साथ मिल जाता है। फिर राज्यों में इसी प्रकार के पदों की बात करें तो एमएलए का पद,
ठीक है, एमएलए, इसके बाद में एमएलसी, ठीक है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उन दोनों का उम्मीदवार जो है वो शपथ लेता है। फिर एमएलए या एमएलसी बनने के बाद में, यानी कि सदस्य बनने के बाद वो शपथ लेता है। फिर उनमें से ही कोई अगर मंत्री बन जाता है तो उसकी भी शपथ होती है अलग से। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश लेते हैं, वैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी अपने पद की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो उम्मीदवार हैं या तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं, उनकी शपथ का प्रारूप अनुसूची नंबर 3 में हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं अनुसूची नंबर, अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और भी थी जो हमने डिस्कस की थी कि 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, बल्कि ये किसमें किया गया है, आर्टिकल्स में किया गया है, अनुच्छेदों में किया गया है। जैसे राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि किसमें है, अनुच्छेद नंबर 60 में। ऐसे ही उपराष्ट्रपति की शपथ, इसका प्रारूप अनुसूची 3 में न होकर के आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 69 में। ऐसे ही राज्यपाल है, तो राज्यपाल की शपथ का प्रावधान जो है वो भी एक आर्टिकल में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 159। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं पेपर्स में। जैसे कौन सा एक कथन जो है वो सत्य नहीं है राष्ट्रपति के बारे में, तो उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। तो अनुसूची 3 में नहीं है राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप, बल्कि ये तीनों जो बातें हैं ये आर्टिकल्स में लिखी हुई है, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है। और कुछ पदाधिकारी ऐसे मैंने बताए थे, सभापति हो गया, उपसभापति हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहां भी हम बात करें तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती है, इनके लिए अलग से कोई शपथ नहीं होती, यानी कि ये अपने पद को जब धारण करते हैं तो ये शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सामान्य सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, सिवाय एक सभापति को छोड़कर, ये मैंने बताया, क्योंकि सभापति जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बाकी तो ये सब सदस्य हैं राज्यसभा के, ठीक है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के कारण इसको जो शपथ दिलाई जाती है वो उपराष्ट्रपति के रूप में दिलाई जाती है, जबकि ये जो अपना काम करता है मूल रूप से वो सभापति के रूप में करता है, इसका मूल काम सभापति का है, लेकिन इसको शपथ जिस पद पर दिलाई जाती है वो कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है। तो सभापति के रूप में ये कोई शपथ ग्रहण नहीं करता है, कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। इसके बाद में चौथी अनुसूची, इसका संबंध किससे था, तो मैंने सीधा सीधा आपको बताया था, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हर एक राज्य को, प्रत्येक राज्य को जनसंख्या के आधार पर अलग अलग राज्यसभा सीटें आवंटित की गई है। जैसे राजस्थान के लिए उदाहरण मैंने बताया था, जैसे 10 सीटें अपने राजस्थान की, तो ये जो राज्यसभा की सीटें अलग अलग राज्यों को जो आवंटित की हमने जनसंख्या के आधार पर, इन सबको हमने एक जगह लिख दिया है अनुसूची नंबर 4 में। जो शेड्यूल हमारी 4 है वो राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। अब ध्यान रखना, इसमें संसद की सीटें नहीं है, इसमें लोकसभा की सीटों का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया, केवल और केवल किसका है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन की बात की गई है। फिर अनुसूची नंबर 5 जो है, ये मैंने बताया था, ऐसे एरिया जिनको हम अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र बोल रहे हैं, उनका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और उनका कंट्रोल वो किन नियमों के अंतर्गत होगा, ये पावर वैसे तो राष्ट्रपति को दी गई है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। तो राष्ट्रपति अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियम बनाता है, कुछ प्रशासन के आदेश पारित करता है, तो उनसे संबंधित जो अनुसूची होती है वो हमारी कौन सी, अनुसूची नंबर 5 होती है, जो एससी और एसटी इन क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ध्यान रखना ये बात, अनुसूचित जाति या जनजाति जनसंख्या से रिलेटेड नहीं है, उन एरिया से रिलेटेड है कि वहां का प्रशासन कैसे चलेगा और उसका कंट्रोल कैसे होगा। फिर यही सेम बात जो है वो 6ठी अनुसूची में लिखी गई है, लेकिन यहां 2 अंतर है, सिर्फ 4 राज्यों को इसमें जगह दी गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आप ऐसे मैप पे देखोगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं हमारे पास, जो पूर्वी भारत के राज्य माने जाते हैं, पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वी भारत के इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के, सिर्फ ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ट्राइबल एरिया की, अनुसूचित जाति क्षेत्र नहीं है यहां, केवल कौन से, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। तो ट्राइबल एरिया के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो अनुसूचित 4 में कौन से, अनुसूचित 6 में कौन से 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, असम का दिया गया है, मेघालय का दिया गया है, त्रिपुरा का दिया गया है और मिजोरम का दिया गया है। इन 4 राज्यों के स्पेशल अलग से प्रावधान किए गए हैं, किसके संदर्भ में, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र जो यहां के हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। जबकि अनुसूची 5 जो है
वो किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है, बल्कि भारत के तमाम उन क्षेत्रों के लिए है जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा घोषित कर दिए गए। तो उनसे रिलेटेड अनुसूची है अनुसूची नंबर 5, और अनुसूची 6 सिर्फ जनजातीय क्षेत्रों के लिए है और सभी राज्यों के लिए नहीं है, बल्कि केवल 4 ही राज्यों के लिए अनुसूची जो है वो प्रशासन और नियंत्रण की बातें करती। तो ये हमारे पास 6 अनुसूचियां जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दी थी। आज हम नई अनुसूची की शुरुआत कर रहे हैं, अनुसूची नंबर 7 नंबर अनुसूची। देखिए आप, जब भारत संघ का निर्माण हो रहा था, जब भारत का संघ बन रहा था और साथ ही हमारा संविधान बनाया जा रहा था, उस समय यही कह दिया गया था कि हमारा जो संघ है इसमें हम केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करेंगे, पावर डिवाइडेशन करेंगे, शक्तियों का बंटवारा। कहने का मतलब हमारे संविधान में हम लिख देंगे कि कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ का रहेगा, कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास रहेगा, और कौन से ऐसे विषय होंगे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यानी कि हमने एक और अनुसूची का या एक और सूची का प्रावधान कर दिया। तो ऐसा शक्तियों का विभाजन जो है वो वैसे तो 1935 का जो हमारा अंग्रेजों का शासन अधिनियम था, 1935 का शासन अधिनियम जो था, उसमें इस प्रकार की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था पहले से। उसी सूची जो है उसको हमने मूल संविधान में शामिल कर दिया। तो कानून बनाने की दृष्टि से, या मैं कहूं कि विषयों के शक्ति विभाजन की दृष्टि से, ये अनुसूचियां 3 प्रकार की होती है हमारे पास। एक होती है संघ सूची, दूसरी हमारे पास होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनके नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। संघ सूची में वो विषय शामिल किए गए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय थे, जैसे मान लो संचार हो गया, जैसे मान लो विदेश सेवा हो गया, जैसे मुद्रा हो गया, बैंकिंग हो गया। ये सारे जो इंपॉर्टेंट काम थे उन सबको संघ सूची में रखा गया। कहने का मतलब इसमें शामिल किए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार का है, ठीक है, या इन पर कानून बनाने का काम जो है वो भारत की कौन करती है, संसद करती है। तो ऐसे विषयों को बोला गया संघ सूची के विषय। तो जब ये संघ सूची के विषय संविधान में शामिल किए गए थे तब इनकी संख्या 97 थी, 97 थे। यानी कि 97 विषयों पर कानून केवल और केवल कौन बना सकती है, संघ बना सकता है। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 8%, अगर अपने बात करके देखें तो वर्तमान में इनकी संख्या 99 मानी जाती है, 99, ठीक है, 99, या कई जगह आपको इसका उत्तर 100 भी लिखा मिल सकता, 99 या 100, क्योंकि जीएसटी कानून जब से लागू हुआ है तब से केंद्र राज्यों के बीच के आपसी संबंध थोड़े से बदले हैं, तो उसके चक्कर में ये संख्या जो है वो थोड़ी से अप एंड डाउन हुई है, 99 और 100 संघ सूची में शामिल विषयों की संख्या। इसके बाद में राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सूची ऐसी सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों को प्राप्त। राज्य सूची में जो विषय शामिल किए गए हैं उन राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, केवल राज्य बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। यानी कि राज्य की विधानसभाएं जो है वही इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार रखती है। केंद्र सरकार या संघ जो है वो इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती है। इनकी संख्या जो है या इनका जो अधिकार है वो केवल राज्य की किसको प्राप्त है, विधानसभाओं को प्राप्त है। तो ये मूल संविधान के अंदर तो 66 की संख्या में जो राज्यों को विषय सौंपे गए थे वो कितने थे, 66 थे। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 59 मानी जाती है। राज्य सूची में शामिल विषय जो है उनकी संख्या कितनी है, 59। चलिए समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जिन पर संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों उन पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। लेकिन अगर दोनों कानून बनाए और उनमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए मान लो, तो ऐसी स्थिति में संघ वाला जो कानून है वो ज्यादा प्रभावी होगा या वो ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब कानून समवर्ती सूची से संबंधित हो तो कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, सेंटर को भी होता है और स्टेट को भी होता है। मान लो जैसे शिक्षा है, एजुकेशन है, तो एजुकेशन पर कानून या नीति केंद्र सरकार भी बनाती है और राज्य सरकारें भी बनाती हैं। लेकिन अगर दोनों कोलैप्स होते हैं आपस में, दोनों के आपस में कोई विवाद होते हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र वाला जो कानून है वो राज्य वाले कानून की तुलना में ज्यादा क्या होगा, प्रभावशाली होगा। तो यहां दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। तो मूल संविधान में तो कहते हैं इनकी संख्या 47 हुआ करती थी, 47 सब्जेक्ट शामिल थे। लेकिन वर्तमान में इन सब्जेक्ट्स की संख्या जो है वो हमारे पास कितनी है, 52। तो समवर्ती सूची वाले विषय थोड़े से बढ़ा दिए गए। अब एक चीज आप ध्यान रखना,
जब भी इस शक्ति के बंटवारे को लेकर के किसी प्रकार का कोई संशोधन करना हो, किसी भी टाइप का कोई संशोधन करना हो, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यह संविधान संशोधन के माध्यम से ही हो सकता है, और यह संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद नंबर 368 के अंतर्गत किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे कि अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी डिटेल में बात करेंगे अपने। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर कोई विषय, जैसे मान लो राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाला गया, या कोई विषय संवर्ती सूची से निकालकर संघ सूची में डाला गया, तो इसके लिए हमें अनुच्छेद 368 में दी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, और उसी से हम ऐसा संभव कर सकते हैं। तो ऐसा अब तक 2 बार ऐसी कंडीशन में महत्वपूर्ण हो चुका है, जब हमने एक संशोधन किया था, एक संशोधन हमने किया था इस अनुसूची के अंदर, 42वां संविधान संशोधन। ये देखिए आप, 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर हमने क्या किया, 5 ऐसे विषय थे जिनको हमने राज्य सूची से हटाकर किस में डाल दिया था, संवर्ती सूची में डाल दिया था। तो अगर ऐसा काम किया जाए कि विषयों की अदला बदली की जाए, एक सूची से निकालकर दूसरी सूची में डाले जाएं, तो इसके लिए हमें संविधान संशोधन अपनाना पड़ेगा। और ऐसा एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हमारा कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें हमने कौन से ऐसे विषय थे जो पहले राज्य सूची में आते थे, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को था, और बाद में वहां से हटाकर इनको कहां डाल दिया गया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी कि अब इनके ऊपर कानून केंद्र भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है, और राज्य भी बना सकते हैं। तो ऐसे विषय हमारे पास कौन से होते हैं, फॉरेस्ट, वन और वन्य जीव, 2 तो ये हो गए। इसके बाद में नाप तोल की जितनी भी इकाइयां हैं, ठीक है, बाट है, माप तोल की अन्य इकाइयां हो सकती है, उनके संबंध में कोई कानून बनाना हो। न्यायिक प्रशासन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद में एजुकेशन। तो एजुकेशन पहले राज्य सूची का ही विषय हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको राज्य सूची से निकाल कर किसमें डाल दिया गया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो आज एजुकेशन के ऊपर कानून जो है वो संघ भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं इसके अंदर। तो जो 7वीं अनुसूची हमारी थी वो मुख्य रूप से हमारी किससे रिलेटेड है, शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, विषयों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें हमने 3 सूचियों की बात की, संघ सूची की, राज्य सूची की, और तीसरी कौन सी, संवर्ती सूची की। ठीक, आपके क्लियर हो गई होगी। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची तो मूल संविधान की तो ये अंतिम अनुसूची थी जो हमारे संविधान में शामिल की गई थी। अब इस 8वीं अनुसूची का संबंध है ऐसी भाषाओं से जिनको हमारा संविधान मान्यता देता है, यानी कि वे भाषाएं जिनको संविधान के अंतर्गत संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। किसका दर्जा प्राप्त है, संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में एक साथ रखा गया कि ऐसी कौन सी भाषाएं हैं जो संवैधानिक भाषा का दर्जा रखती है या अनुसूची 8 में शामिल की गई है। तो इसमें भी संख्या बदली है। मूल संविधान में ये 14 हुआ करती थी, यानी कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। लेकिन बाद में इनकी संख्या अब वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, 22 हो गई है। तो कितनी नई भाषाएं जोड़ दी गई है, 8 नई भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर जोड़ दी गई। अनुसूची भी 8 है और नई भाषाएं भी कितनी ऐड हुई है, कुल मिला के 8 ऐड हो गई। ठीक है, अब ये भाषाएं कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया अनुसूची में कोई भी परिवर्तन अगर हमें करना होगा तो वो हमें संविधान संशोधन से ही करना होगा, ऐसे सामान्य आदेश के द्वारा हम नहीं कर सकते। और अनुच्छेद संशोधन जो है वो भी संविधान संशोधन हमें अनुच्छेद 368 से करना पड़ेगा, जिसको अपने विशेष संशोधन बोलते हैं। सामान्य संशोधन से नहीं बदल सकते अपने इनको, इसके लिए संविधान में हमें क्या करना पड़ेगा, विशेष संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अब 14 भाषाएं तो इसमें शुरू में थी और उसके बाद में हमने जो सबसे पहली नई भाषा इसमें जोड़ी वो जोड़ी सिंधी भाषा। सिंध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा को हमने जोड़ा 21वें संविधान संशोधन से जो हुआ था 1967 में। याद रखना आप, सबसे पहली भाषा जो संवैधानिक भाषा के अंदर बाद में जोड़ी गई थी वो भाषा कौन सी थी, सिंधी भाषा थी। कौन से संशोधन से जोड़ी गई, तो 21वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया। इसके बाद में 3 और भाषाएं हमने जोड़ी। देखो आप, कोंकणी भाषा
मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा, KMN, 3 भाषाएं जोड़ी हमने। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, ये 3 भाषाएं हमने एक साथ जोड़ी। और इसके लिए जो हमने संशोधन किया वो था 71वां। 21वें से किस पर चले गए? 71वें पर चले गए। 21वां, 71वां, वहां केवल सिंधी को जोड़ा, यहां 3 को जोड़ा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, ऐसे याद रखें आप इसमें। और उसके बाद में एक साथ हमने 4 और भाषाएं जोड़ी, और वो संशोधन था हमारा 91वां संविधान संशोधन। तो इजीली आपके याद हो जाएगी। सबसे पहले अपने कौन सा 21वां संविधान संशोधन किया, फिर 71वां संविधान संशोधन किया, और उसके बाद में हमने कौन सा किया? 91वां संविधान संशोधन, सॉरी इसको 92 करेंगे अपने, 92वें संविधान संशोधन से। तो ये कुल मिला के हमने 3 संविधान संशोधन किए अलग अलग, और तीनों संविधान संशोधन से हमने 3 अलग कैटेगरी की भाषाएं इसमें शामिल की। पहले हमने सिंधी को शामिल किया, उसके बाद में हमने 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया, और फिर हमने 4 और नई भाषाओं को जगह दी। देखो आप, बोडो भाषा, बोडो भाषा B, डोगरी भाषा D, मैथिली भाषा M, संथाली भाषा S, BDMS, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 अलग भाषाएं हमने लास्ट में और शामिल कर दी थी। किस कैटेगरी में? संवैधानिक भाषाओं की श्रेणी। तो 4 + 3 + 1 कुल मिला के हमने 8 नई भाषाएं और ऐड कर दी थी 8वीं अनुसूची में, और संवैधानिक भाषाओं की संख्या बढ़कर 14 से कितनी हो गई थी? 22 हो गई थी। 14 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 22। तो इसमें लगभग भारत के हर एक क्षेत्र में बोली जाने वाली सभी भाषाएं शामिल है इसमें। तो नाम अगर देखोगे आप तो असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, देखो हिंदी भी इसमें शामिल है, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, इसके बाद पंजाबी, और देखो संस्कृत भी शामिल है इसमें, फिर तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब इन सब को देखने पे अपने को एक पता चल रहा है कि इंग्लिश का इसमें स्थान नहीं है। अंग्रेजी भाषा भारत की संवैधानिक भाषा की श्रेणी में शामिल नहीं की गई है, यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। हालांकि ये हमारी सहायक राज भाषा के रूप में घोषित की हुई भाषा है संविधान के अंतर्गत। हिंदी हमारी राजभाषा है, और उसकी सहायक भाषा के रूप में हमने किसको दर्जा दे रखा है? इंग्लिश को। लेकिन 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं रखी गई है, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी जो है वो शामिल नहीं है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न आते रहे कि कौन सी एक भाषा 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है, तो उसमें बाकी सारी तो लगभग है। अपने राजस्थानी भाषा को भी संवैधानिक मान्यता देने को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है अपने राजस्थान में। हम सबको भी उसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि राजस्थानी जो है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाषा है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, और सबसे बड़ा समृद्ध साहित्य है हमारा राजस्थान का। तो राजस्थानी को भी संवैधानिक भाषा में शामिल करने को लेकर हमारे राजस्थान वासियों के द्वारा भी एक मुहिम चलाई जाती है कि हम कैटेगरी अनुसूची 8 जो है उसमें 23वीं भाषा के रूप में जल्दी हमें शामिल किया जाए। तो इसके लिए भी हम सबको प्रयास करने चाहिए। लेकिन इंग्लिश इसके अंदर शामिल नहीं है। बाकी भाषाएं हम देख ही रहे हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं हैं। नई भाषाएं कौन सी जोड़ी गई है, ये आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। पहली भाषा सिंधी जोड़ी, फिर हमने KMN जोड़ी 3 भाषाएं, उसके बाद में हमने 4 जोड़ी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, BDMS, KMN, और एक भाषा के रूप में हमने कौन सी जोड़ी? सिंधी जोड़ी। ठीक है, तो ये संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐसा परिवर्तन संभव हो सकता। तो ये तो थी हमारे संविधान में शामिल होने वाली 8 मूल अनुसूचियां जो उस समय भी संविधान में थी। इसके बाद 4 और अनुसूचियां समय समय पर भारतीय संविधान के अंदर शामिल की गई थी। अब वो कौन कौन सी संविधान की अनुसूचियां थी और वो किन से संबंधित थी, उनके बारे में आगे अपने बात करेंगे। देखिए आप, सबसे पहले हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। 9वीं अनुसूची क्या थी और इसको संविधान में क्या विषय के रूप में शामिल किया गया था, उसकी अपने बात करते हैं। अनुसूची नंबर 9। देखिए, अनुसूची 9 जो है वो सीधी सीधी एक व्यवस्था से संबंधित थी। भारत में जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति, जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति, ठीक है, भूमि सुधारों को लागू करना, भूमि सुधारों को लागू करना, नंबर 2 बात, और थर्ड बात समाजवाद की स्थापना करना।
समाजवाद की स्थापना करना। तो ये 3 सब्जेक्ट को लेकर या 3 उद्देश्यों को लेकर अनुसूची बनाई गई, अनुसूची नंबर 9। जमींदारी व्यवस्था से हमारा मतलब यह था कि जब भारत को आजादी मिली उस समय बहुत अधिक लोग इस प्रकार के थे जो पुराने समय में से, राजा महाराजाओं के समय से, राजतंत्र के समय से बहुत बड़ी जमीनों के मालिक थे। उनको हमने जमींदार का दर्जा दे रखा था। अंग्रेजों ने भी उनको जमींदार का दर्जा दे के रखा था क्योंकि वो अंग्रेजों के मुख्य सहयोगी हुआ करते थे, तो अंग्रेज उनको प्रोटेक्ट भी करते थे। तो उनके पास जो अचूक संपत्ति थी, उस अचूक संपत्ति के ऊपर नियंत्रण करने के लिए या उसका अधिग्रहण करने के लिए भूमि सुधारों के नाम पर उनसे जमीनों का कब्जा सरकार द्वारा लिया गया। और सरकार ने इसका उद्देश्य बताया कि हम समाज में समानता लाना चाहते हैं, हम अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिटाना चाहते हैं। तो अधिक संपत्ति वाले लोगों से संपत्ति को छीनकर या उनका कब्जा करके उन लोगों को संपत्ति वितरित करेंगे जिनके पास जमीन नहीं है या जिनके पास कोई दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है। तो समाजवाद की स्थापना करने के लिए, भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए और जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए यह 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई थी। अब इसके बारे में एक बात मैं आपको संविधान सभा के समय भी बता चुका हूं। यह एक ऐसी अनुसूची थी जो भारतीय संविधान में होने वाला पहले संशोधन से इसको शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन से जो अनुसूची शामिल की जा रही थी वो थी 9वीं अनुसूची, और ये पहला संविधान संशोधन हो रहा था 1951 में। और अब आप याद करो 1951 में हमारे देश में स्थायी संसद नहीं थी। आज जो हमें संसद दिखाई दे रही है वो संसद नहीं थी, बल्कि हमारी जो संविधान सभा है वो संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। उसी के द्वारा 1950 से लेकर 1952 तक अंतरिम संसद का कार्य किया गया था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे संविधान का जो पहला संशोधन है वो हमारी स्थायी संसद ने नहीं किया था, बल्कि संविधान सभा वाली अंतरिम संसद ने किया था। आज तो हमारे 2 सदन है संसद में, 2 सदन वाली है, लोकसभा और राज्यसभा। और जब भी हमें कोई संविधान में संशोधन करना होता है तो दोनों सदन का अलग अलग मत होना जरूरी है। दोनों सदन अलग अलग उस विधेयक को पारित करे तभी संविधान संशोधन हो सकता है। लेकिन उस समय तो दोनों सदन थे ही नहीं, हमारी संविधान सभा ही संसद थी। यानी कि एकल सदन के रूप में, सिंगल हाउस के रूप में पहली अनुसूची जो है उसको संविधान में जगह दी गई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन हमारी संसद द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि किसके द्वारा किया जा रहा है? संविधान सभा द्वारा निर्मित अंतरिम संसद द्वारा किया जा रहा है। और सन था 1951। किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? तो ये 3 उद्देश्य इसके मूल लक्ष्य थे। अब जब यह अनुसूची बनाई गई थी तो इस समय भूमि सुधारों से संबंधित 13 धाराएं थी। 13 धाराएं या 13 कानून थे इसमें लिखे। और इन 13 कानूनों के संबंध में जो इंपॉर्टेंट बात इसमें लिखी गई थी वो ये थी कि इन 13 कानूनों को लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय में नहीं जाएगा और न्यायालय इन कानूनों का किसी प्रकार का पुनरावलोकन नहीं करेगा। यानी कि अगर भूमि सुधारों को लेकर इन कानूनों के अंतर्गत, इन धाराओं के अंतर्गत संसद अगर कोई कानून बनाती है तो ऐसे कानून को न्यायपालिका से संरक्षण मिलेगा। न्यायपालिका उसके ऊपर कोई यस या नो नहीं कहेगी, ना तो उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी और न ही न्यायिक पुनरावलोकन उसके संबंध में करेगी, या संसद को कोई निर्देश देगी, या संसद के द्वारा पारित किए गए किसी कानून को न्यायपालिका रद्द करेगी। ऐसा संभव नहीं होगा। तो शुरुआत में जब ये कानून, इस धाराएं इस अनुसूची में रखी गई थी, उस समय शुरुआती दौर में तो न्यायपालिका ने कभी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हम नए बने हुए राष्ट्र थे, नई नई हमें आजादी मिली थी, नया नया हमारा संविधान बना था। तो न्यायपालिका भी नहीं चाहती थी कि हमारा संसद के साथ कोई टकराव हो किसी बात को लेकर। तो शुरू में तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली शक्ति है, इसके ऊपर काम इसी तरीके से चलता रहा और संसद अपने अनुसार, अपनी मर्जी से इन धाराओं की संख्या में टाइम टू टाइम वृद्धि करती जा रही। भूमि सुधारों के नाम पर, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के नाम पर, समाजवाद की स्थापना करने के नाम पर। तो शुरू में इसमें जितने भी कानून या धाराएं थी उनको न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षण दिया गया था, यानी कि न्यायपालिका इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
लेकिन 1973 में 1973 में एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ा जाता है जिसका नाम था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया कि यह जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, यह संविधान का आधारभूत ढांचा है, यह बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी, और इसको लेकर संसद न्यायपालिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती। कहने का मतलब संसद जो ये बात कह रही है कि हमारे द्वारा बनाए गए कानून जो 9वीं अनुसूची से संबंधित हैं, उनका न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती, ये गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की स्वतंत्रता को रोकती है या न्यायिक स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, इसलिए न्यायिक पुनरावलोकन हमारे संविधान का आधारभूत ढांचा है और संसद इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध जो है वो न्यायपालिका पर नहीं लगा सकती। तो 1973 के बाद इसमें जो कानून शामिल किए गए उनके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 1973 से पहले इसमें जो कानून शामिल कर दिए गए थे उनके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका के द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ये धाराएं बाद में 13 से बढ़ती बढ़ती वर्तमान में 282 तक है। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में लगभग 282 धाराओं को जगह दी गई है और ये 282 धाराएं वो हैं जो समाजवाद, भूमि सुधार कानून और जमींदारी व्यवस्था की समाप्ति से संबंधित। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची क्या थी, किस संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी और इसको लेकर कौन से विवाद उत्पन्न हुए थे वो हमने देखे। ठीक है, तो 1973 के बाद केशवानंद भारती केस के डिसीजन आने के बाद इस अनुसूची में शामिल की गई सभी धाराओं का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगे, न्यायपालिका को यह लगे कि यह धारा संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा उस धारा को डिलीट किया जा सकता है या उस कानून को समाप्त किया जा सकता है। तो ऐसा शक्ति जो है न्यायपालिका की उसको हम क्या बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन बोलते हैं। तो 9वीं अनुसूची क्या थी, ये कंप्लीट बात हमने यहां देख ली। अब अपने आगे बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची के ऊपर। 10वीं अनुसूची क्या है, देखिए अनुसूची नंबर 10, इसका संबंध किससे? अनुसूची नंबर 10 का जो टाइटल दिया गया है, जो हेडिंग दी गई है, वो है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं अपने इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि एक ऐसा सदस्य किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो जो उस पार्टी की सीट से निर्वाचित होकर आया है, अगर वो निर्वाचित होने के बाद अपनी पार्टी बदलता है, अपना दल बदलता है, तो उसके ऊपर एक कानून लागू हो जाएगा और उस कानून को ही हम बोलते हैं दल बदल कानून। और इस कानून के लागू होने के बाद अगर उसने रियल में इस कानून का उल्लंघन किया है तो उस निर्वाचित सदस्य की सदस्यता रद्द की जा सकती है, उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये जो अनुसूची या ये जो कानून शामिल किया गया संविधान में, ये एक अनुसूची के माध्यम से शामिल किया गया जो अनुसूची नंबर 10 थी। और इस अनुसूची 10 में शामिल विषय जो था वो क्या था, दल बदल कानून। तो इस दल बदल कानून को पहली बात तो कि कौन से संविधान संशोधन से हमने लिया था, तो यह संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना, संविधान संशोधन कौन से, 52वां संविधान संशोधन। और 1985 में हमने ये दल बदल विरोधी अनुसूची संविधान में शामिल की, दल बदल विरोधी कानून। अब ये कानून क्या होता है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून किन पर लागू हो जाएगा या किन व्यक्तियों को इसमें दोषी माना जा सकता है। तो इसमें पहली व्यक्ति तो वो हैं या पहले सदस्य तो वो हैं जो किसी पार्टी की लोकसभा, किसी पार्टी की सीट से निर्वाचित होकर आए थे, किसी पार्टी की टिकट से निर्वाचित होकर आए थे, उन्होंने किसी पार्टी की टिकट से चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद अगर वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस निर्वाचित सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है, चाहे वो विधानसभा का सदस्य है, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे संसद का हो, चाहे राज्य की विधानसभा का हो,
उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून समान रूप से लागू होगा। यानी कि जैसे कोई बीजेपी की टिकट से सांसद बना था और सांसद बनने के बाद वो अपने टाइम पीरियड के दौरान 5 साल में कभी भी अगर कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर लेता है या कांग्रेस वाला बीजेपी वाले सदस्यता को ज्वाइन कर लेता है, पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा और उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। कौन समाप्त करेगा, ये बातें हमें आगे संसद में पढ़नी है, अभी हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली शर्त या पहली कंडीशन क्या हो सकती है सदस्यता रद्द करने की या दल बदल कानून लागू करने की, तो वो है अपनी निर्वाचित पार्टी की सीट को बदल लेना। दूसरी बात आप देखिए, इसमें एक चीज की छूट दी गई है, एक चीज में इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। वो रिलैक्सेशन क्या है? अगर किसी पार्टी के न्यूनतम 2/3 सदस्य, न्यूनतम 2/3 सदस्य एक साथ पॉलिटिकल पार्टी बदले, एक साथ अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करे, तब उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं है। मान लो किसी पार्टी के 10 टोटल मेंबर जीत के आए थे और उन 10 मेंबर में से कम 6 मेंबर जो हैं या 7 मेंबर जो हैं वो एक साथ किसी दूसरी पार्टी में चले जाए, तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा, ये पूरी पार्टी का ही विलय माना जाएगा। तो एक पार्टी पूरी की पूरी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकती है, उसके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक पर्टिकुलर सदस्य या 2/3 से कम सदस्य किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं निर्वाचित होने के बाद, तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। लेकिन अगर 2/3 सदस्य कम से कम एक साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ एक चेंजेस किए गए थे इसमें। पहले जो अनुसूची शामिल की गई थी वो तो इस रूप में नहीं थी, लेकिन हमने 51वां संविधान संशोधन किया और उस 91वें संविधान संशोधन से हमने कुछ इसमें क्या कर दिए, संशोधन कर दिए। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून में हमने क्या कर दिए, संशोधन कर दिए। तो उन संशोधनों में ऐसे ही संशोधन हुए थे। तो पहली शर्त तो हमारे पास ये। दूसरी शर्त आप देखिए, कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय सदस्य इंडिपेंडेंट मेंबर है कोई, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सीट से निर्वाचित होकर नहीं है, निर्दलीय है तो किसी से नहीं आएगा, अपना स्वतंत्र चुनाव जीत कर आएगा। तो निर्दलीय सदस्य अपने पूरे कार्यकाल में, यानी कि अगर 5 साल का कार्यकाल है तो पूरे कार्यकाल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर वो कर गया ज्वाइन तो उसकी सदस्यता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। तो निर्दलीय सदस्य तो हमेशा 5 साल के कार्यकाल में क्या रहेगा, निर्दलीय ही रहेगा, किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बाद में थर्ड हमारे पास मेंबर बचते हैं, उनको हम बोलते हैं मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर्स, मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्यों वाला प्रावधान पहले तो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों हुआ करते थे, दोनों में मनोनीत सदस्य होते थे जो राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होते थे। लेकिन आजकल लोकसभा वाला और विधानसभा वाले जो मनोनीत सदस्य उनका प्रावधान हटा दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब वर्तमान में सिर्फ राज्यसभा के ही सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत होकर आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए क्या करता है, मनोनीत करता है। तो ये 12 सदस्य जो होते हैं ये नॉमिनेट होने के बाद इनके पास 6 माह का समय होता है। इनके पास कितना समय होता है, 6 महीने का समय होता है। अगर ये 6 महीने में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, इनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अगर 6 माह बीतने के बाद ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तब इनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा और इनकी सदस्यता राज्यसभा से क्या कर दी जाएगी, डिलीट कर दी जाएगी, रिमूव कर दी। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जो कानून सदस्यों के ऊपर लागू होता है उस कानून को ही अपने क्या बोलते हैं, दल बदल विरोधी कानून कहते हैं। तो एक तो पहली शर्त तो ये हुई इसमें कि वो किसी भी पार्टी की टिकट से चुनाव जीत कर आया है तो वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन इसमें जो छूट या रिलैक्सेशन दिया गया है वो ये दिया गया है कि किसी पार्टी के न्यूनतम 2/3 सदस्य एक साथ अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करे तो उनके ऊपर दल बदल लागू नहीं होगा। तीसरी बात, निर्दलीय सदस्य कभी भी अपने कार्यकाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। और चौथी बात, मनोनीत सदस्य के पास अधिकतम 6 महीने का समय होगा, वो 6 माह के दौरान
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ले सकता है, उसके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। तो 4 बातें तो इसमें की। 5वीं एक बात जो हमें अलग से इसमें और समझनी है वो है व्हिप का उल्लंघन। व्हिप का उल्लंघन, व्हिप इंग्लिश में इसको बोलते हैं सचेतक। सचेतक आपने कई बार अखबारों में और में पढ़ा होगा कि ये कांग्रेस के सचेतक है, ये फलां पार्टी के सचेतक हैं। तो हर एक राजनीतिक दल जो होता है जिसके सदस्य लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं, मोस्टली नेशनल पार्टी जो होती है उनके सदस्य विशेष रूप से, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा होते हैं थोड़े से। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो पार्लियामेंट में या संसद में या विधानसभा में अपने सदस्यों पर नजर रखने के लिए एक व्यक्ति उन सदस्यों में से ही बनाती है जो उस पार्टी से चुनकर आया है या उस पार्टी की सीट से निर्वाचित होकर आया है। उस सदस्य को बोलते हैं व्हिप। तो ये व्हिप क्या करता है, अपनी राजनीतिक दल, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सभी निर्वाचित सदस्यों के बीच में अनुशासन बनाए रखने का काम करता है। वो व्हिप ही ये बताता है कि अगर संसद में कोई विधेयक आए तो कौन से विधेयक के ऊपर हमें उसका समर्थन करना है, कौन से विधेयक का हमें विरोध करना है और कौन से विधेयक पर हमें कुछ नहीं करना है, उदासीन रहना है, न्यूट्रल रहना है। न तो हम उसका विरोध करेंगे और न ही हम उसका क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ये निर्देश अपने पार्टी के मेंबर्स को कौन देगा, तो पार्टी हेड की तरफ से व्हिप जो होता है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। बाकायदा ये लिखित में अपने सदस्यों को सूचित करता है कि फलां तारीख को संसद में यह विधेयक आने वाला है और इस विधेयक पर हमारी पार्टी जो है इस विधेयक का विरोध करेगी। तो सभी सदस्यों को एक साथ उस विधेयक का विरोध ही करना पड़ता है। अगर वोटिंग होती है बाय द वे और उस वोटिंग के दौरान किसी पॉलिटिकल पार्टी के 50 मेंबर थे और उनमें से 45 मेंबर ने ही उसका विरोध किया, 5 मेंबर ने ना या तो समर्थन कर दिया और या फिर वो न्यूट्रल रह गए, तो दोनों ही कंडीशन में ये व्हिप का क्या माना जाता है, उल्लंघन माना जाता है। तो ऐसे सदस्यों के प्रति व्हिप अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है। जो सचेतक होता है वो पार्टी को बाकायदा लिख कर देता है कि ये 5 ऐसे सदस्य थे जिन्होंने इस बिल को समर्थन दिया था या इस बिल के संबंध में वो क्या रहे थे, उदासीन रहे, जबकि हमारी पार्टी की तरफ से जो व्हिप जारी हुआ था उसमें इस बिल का उनको क्या करना था, विरोध करना था। लेकिन उन्होंने विरोध न करके समर्थन किया या उदासीन रहे, तो इनके ऊपर दल बदल कानून जो है उसको लागू किया जाए। अब पार्टी के पास 15 दिन का समय होता है। अगर ऐसी व्हिप के ऊपर पार्टी 15 दिन में सदस्य को माफी दे दे, उसको माफ कर दे उस गलती के लिए, तो ऐसी अवस्था में तो उसकी सदस्यता बची रह जाएगी। अगर 15 दिन में पार्टी के द्वारा उसको माफ नहीं किया जाता है तो ऐसी सूरत में दल बदल विरोध कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी संसद सदस्य की, किसी भी विधानसभा सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं, ये आधार हमने कौन सी अनुसूची में शामिल कर रखे, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत। और ये अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन से 1985 के अंदर, और इसमें एक संशोधन किया गया बाद में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, 91 संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये हमारे पास 10वीं अनुसूची थी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, अब अपने लास्ट 2 अनुसूचियां और है जो बहुत ही शॉर्ट सी अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये दोनों लगातार जोड़ी गई अनुसूचियां थी। एक ही समय में इनको जोड़ा गया था, दोनों की दोनों को, 11वीं अनुसूची को भी और 12वीं अनुसूची को। 11वीं अनुसूची क्यों जोड़ी जा रही थी, इसके पीछे वजह थी, वो थी पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति और उत्तरदायित्व का संवैधानिक रूप से उनको वो अधिकार और शक्तियां प्रदान करना। 1993 से पहले पंचायती राज और शहरों के अंदर नगरीय निकाय, इनको स्वतंत्र अधिकार संविधान के अंतर्गत नहीं दिए गए। इनकी शक्तियां और कार्य जो है वो संविधान के अंतर्गत वर्णित नहीं किए गए। इन दोनों को हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, तो हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन को लेकर कोई प्रावधान नहीं थे। वैसे इसको हमारे संविधान की तीसरी सरकार बोला जाता है, थर्ड गवर्नमेंट है ये,
पहले हमारे पास सेंटर की गवर्नमेंट होती है, फिर राज्यों की गवर्नमेंट होती है, और राज्यों के नीचे जो सबसे निचले स्तर पर गवर्नमेंट होती है उसको अपने तीसरी सरकार बोलते हैं। लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसको स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी, जो गांवों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में काम कर रही थी और शहरों के अंदर नगरीय निकाय संस्थाओं के रूप में काम कर रही थी, उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2 संविधान संशोधन किए गए थे। 93वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। देखो 73 और 74 ये दोनों लगातार थे। 73वें से जोड़ी जा रही थी 11वीं अनुसूची और 74वें से जोड़ी जा रही थी कौन सी? 12वीं अनुसूची। लेकिन ये जोड़ी कब जा रही थी? तो जोड़ी 1993 में गई थी, अगले साल। इस संविधान संशोधन विधेयक का नाम तो यही था। इस संशोधन विधेयक को तो बोला तो 1992 ही गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन इनको जोड़ते समय जो सन था हमारा वो था 1993, 1993। तो 1993 में ये दोनों अनुसूचियां जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक शक्तियां और उत्तरदायित्व दिए गए और पंचायतों को कुल मिलाकर 29 विषय सौंपे गए। यानी कि 29 ऐसे विषय दिए गए थे जिनमें संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें कानून बनाने का या अपने उत्तरदायित्व शक्तियों को पूरा करने का अधिकार रखती थी। तो 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए टोटल विषयों की संख्या कितनी थी? तो वो कितनी थी हमारी? 29 विषय। और अलग अलग सरकारों ने ये 29 विषय अपनी स्थानीय सरकारों को सौंप दिए हैं। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में अब तक 22 विषय जो हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने सौंप दिए। 29 में से 22 अधिकार स्थानीय संस्थाओं को सौंपे जा चुके हैं। किसमें? राजस्थान। और ये अधिकतम विषय जो है ये कितने हैं? 29। फिर हमारी अंतिम है 12वीं अनुसूची, जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। जोड़ा गया सन है वो 1993 का सन है। और इसके द्वारा हुआ क्या है? तो नगरीय निकायों को, जो शहरों में काम करने वाले निकाय हैं, नगर पालिका हो सकती है, नगर परिषद हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, ठीक है। तो इन संस्थाओं को, नगरीय निकायों को दी जाने वाली शक्ति और उत्तरदायित्व का उल्लेख 12वीं अनुसूची। इसमें टोटल विषय जो शामिल किए गए हैं, जो शहरी निकायों को प्रदान किए गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 18। जबकि ऊपर वाली अनुसूची में टोटल विषयों की संख्या कितनी थी? 29 थी। 29 विषय शामिल। तो कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 8 मूल अनुसूचियों के साथ साथ 4 अलग से अनुसूचियां संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई थी। एक बार के लिए अपने इनको एक साथ एकीकृत करने का प्रयास करते हैं कि कौन सी अनुसूची किस प्रकार के विषय से संबंधित थी। एक बार अपने इसको रिवाइज करते हैं। पहली अनुसूची देखिए आप किससे संबंधित थी? संघ और राज्य नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित थी, नंबर 1 बात। दूसरी जो अनुसूची थी वो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित थी। पढ़ाए थे हमने, वेतन भत्ते और पेंशन से। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे था? तो विभिन्न उम्मीदवारों के द्वारा या विभिन्न निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप क्या होगा उससे संबंधित थी। चौथी जो अनुसूची थी वो राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित थी। राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया था उस अनुसूची के द्वारा। पांचवी अनुसूची किससे संबंधित थी? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र थे उनके प्रशासन से संबंधित थी। छठी जो अनुसूची थी वो स्पेशली 4 राज्यों के लिए बनाई गई थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर। उनके प्रशासन, उनके जनजातीय क्षेत्र जो है उनसे संबंधित थी। तो 6 अनुसूचियां थी। 7वीं अनुसूची जो थी उसमें हमने शक्तियों का विभाजन किया। शक्तियों का विभाजन सेंटर और स्टेट के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियां कैसे बटेगी वो बात हमने 7वीं अनुसूची में रखी। 8वीं अनुसूची संवैधानिक भाषाओं को मान्यता देने से संबंधित। संवैधानिक भाषाओं को मान्यता देने से संबंधित कौन सी अनुसूची? 8। ये 8 तो हमने मूल संविधान में रखी थी। इसके बाद जो अनुसूचियां हमने शामिल की
उन अनुसूचियों में पहली अनुसूची थी हमारे पास 9वीं अनुसूची, और 9वीं अनुसूची का संबंध मैंने आपको बताया जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना और समाजवाद की स्थापना करना, उससे संबंधित भूमि सुधारों को लागू करना। और ये जो जोड़ी गई थी, ये फर्स्ट संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी 1951। इसके बाद हमने 10वीं अनुसूची, अभी हमने पढ़ा दल बदल विरोधी कानून, उससे संबंधित है। ये जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985, 1985। इसके बाद में 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जोड़ी गई। संविधान संशोधन जो हुआ वो 73वां संविधान संशोधन हुआ, जोड़ा गया जो सन था वो 1993 का। 12वीं अनुसूची नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित थी, और इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन किया गया 1993। तो ये 4 अलग से अनुसूचियां हमने संविधान के अंदर बाद में शामिल की थी संविधान संशोधन के माध्यम से। तो आपको ये कंप्लीट बातें क्लियर हो गई हो कि कौन सी अनुसूची किस रूप में हमारे पास लागू थी। 8 अनुसूचियों तक की बात हमने कर दी थी। 9वीं अनुसूची आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेम टू सेम जो चीजें मैंने आपको बताई है वो की वही आप यहां से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या वर्णन दिया गया है, वो कंप्लीट बातें आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप 10वीं अनुसूची क्या थी, उसकी विषय वस्तु क्या थी, तो वही आपके सामने है। दल बदल विरोधी कानून और उसके संबंध में तमाम जो बातें हैं जो अभी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर क्लियर की है, वो तमाम बातें यहां 10वीं अनुसूची में कौन से प्रावधान शामिल थे उनके बारे में बात कंप्लीट यहां पे दी हुई है। उसके बाद में ये हमारे पास 11वीं और 12वीं अनुसूची जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग संविधान की अनुसूचियों के रूप में कंप्लीट होता है। अब हम संविधान के मुख्य भाग की तरफ बढ़ेंगे। ये तो हमारे संविधान की बाहर वाली कवरेज थी एक तरीके से कि संविधान कैसे बना था, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या थी, अनुसूचियां कितनी थी। अब हम संविधान के मुख्य भाग कितने थे और उनमें आर्टिकल्स 395 जो शामिल किए गए थे उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, पार्ट वाइज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब अपनी पॉलिटी जो है वो संपूर्णता की तरफ जाएगी। तो धीरे धीरे करके हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। आप भी पूरे जोश लगन के साथ रोजाना सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ाते जाइए। एक दिन हम इस जंग को जरूर जीतेंगे। हमारा ये जो संघर्ष जो हम रोजाना दिन प्रतिदिन छोटे छोटे कदमों से बढ़ते जा रहे हैं आगे, एक दिन हमें ये बड़ी सफलता में तब्दील करवाएगा। वो लक्ष्य बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आवश्यकता इस बात की कि स्वयं अनुशासन से, आत्मबल से, आत्म प्रेरणा से निरंतर सुधार करते हुए हम उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कैसे तय करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड। तो अपने लक्ष्य को भूलिए मत। अपने लक्ष्य को सोते जागते उठते बैठते खाना खाते समय घूमते समय हर टाइम अपने माइंड में रखें और उस लक्ष्य की तरफ रोजाना एक कदम बढ़ाइए। तो आप उन लोगों से बहुत आगे होंगे जो वैकेंसी आने के बाद ये सोच रहे होंगे कि अब हम तैयारी शुरू करें। उस समय आप अपनी सफलता के रास्ता जो है उसका आधा से अधिक रास्ता तय कर चुके होंगे, और जब आप उनको पीछे से उस पहाड़ की चोटी तक आते हुए देखेंगे तो आपके कदमों की रफ्तार उस मंजिल तक, उस चोटी तक पहुंचने के लिए और तेज गति से आगे बढ़ेगी। और उन लोगों की तुलना में हम बहुत आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने सफलता के शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। गार्गी क्लासेज एट मानगढ़ आपके सफलता के संघर्ष और सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में स्टेप स्टेप पर आपके साथ है। ऐसे ही कंटेंट के साथ हम लगातार अपडेट होते रहेंगे। आप सब लोगों से मेरी एक हार्टली रिक्वेस्ट, अपने इस वीडियो चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना आप न भूलें ताकि रोजाना वीडियो सीरीज समय पर आप उपलब्ध हो सके। एक अनुशासन, एक रेगुलरिटी बनाइए कि शाम को मुझे इस समय अगर क्लास अटेंड करनी है तो मेरे लिए दुनिया का दूसरा कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहे मेरा टाइम शेड्यूल इससे पहले या बाद में मैं कैसे एडजस्ट करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये क्लास लगातार मैं इसको नोट करूंगा, लगातार मैं इसको समझूंगा और कम से कम 3-4 विषय जो है
वो वैकेंसी आने तक मेरे नीट एंड क्लियर हो गए बिल्कुल। ऐसी मैं उम्मीद और आशा आप सभी लोगों से करता हूं। आपकी सफलता में मेरा जितना भी योगदान हो सकता है मैं अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करूंगा। रोजाना आपको नई चीजों से अपडेट करवाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक।